हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुलाइट ट्यूटोरियल पर। आज हम लोग बीपीएससी एई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 6 को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग पेपर 4 और पेपर 5 का एनालिसिस किए हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में डाला एडुलाइट ट्यूटोरियल पर आपका डाला हुआ, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये पेपर मार्च 2022 में हुआ था। हम लोग एनालिसिस में देखेंगे किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम में, जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई का और बीपीएससी एई में। और इससे जितना भी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपका हेल्पफुल होगा। तो अंत तक वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये आपका 50 क्वेश्चन थे। 1 आवर की टाइम लिमिट दिया गया था और 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन सा यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, पहला क्वेश्चन। तो आप बताइए। पहला ऑप्शन है प्रोलॉन्ग, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी है कोबोल। तो ये आपका सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हम लोग प्रोलॉन्ग करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग होता है। और फॉर्मूला फोरट्रेन का फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म होता है। ये अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और कोबोल को होता है कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो अगर ये भी फॉर्मूला नहीं पता है इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डिवाइस दैट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन में कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, प्लॉटर। सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, मॉडम। थर्ड है कीबोर्ड। फोर्थ है मॉड्यूलेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोडिंग ऑफ डाटा सो दैट इट कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। ऑप्शन ए बार कोड, ऑप्शन बी है डिकोडर, ऑप्शन सी है न्यूमोनिक्स, ऑप्शन डी है इंस्क्रिप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एन आईसी कंटेंट 50 गेट, each of which consists of 6 components it belongs to। ऑप्शन ए very large scale integrated, ऑप्शन बी MSI, ऑप्शन सी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, सी ऑप्शन डी SSI। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड, सही आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। पहला ऑप्शन देखिए यूनिवेक, सेकेंड ऑप्शन इनिएक, ऑप्शन सी है आपका इट्सेक, ऑप्शन डी है मार्क 1। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए। यहाँ देखिएगा कमर्शियल यूज़ के लिए बोला गया। तो कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवेक, कमर्शियल यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवेक को यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कंपाइलर मीन्स, कंपाइलर पहला ऑप्शन देखिए पर्सन हु कंपाइल सोर्स प्रोग्राम, ऑप्शन बी है द सेम थिंग एज अ प्रोग्रामर, ऑप्शन सी है प्रोग्राम विच इन ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन डी है की पंच ऑपरेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इंटरप्रेट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशन। ऑप्शन ए देखिए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी स्टोरेज यूनिट, ऑप्शन सी लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है आपका ऑपरेशन को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेमोरी दैट डज नॉट चेंज इट्स कंटेंट विदाउट एक्सटर्नल कॉज इज नॉन एज। ऑप्शन ए देखिए डायनेमिक मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी स्टैटिक मेमोरी, ऑप्शन डी EEPROM। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टैटिक मेमोरी, सही आंसर हो जाएगा स्टैटिक मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये सब कंप्यूटर जितना भी अभी क्वेश्चन पूछा गया सब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टैक इज आल्सो नॉन एज, पहला ऑप्शन देखिए फीफो मेमोरी, सेकेंड है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी है लिफो मेमोरी और ऑप्शन डी है लीलो मेमोरी, ऑप्शन सी है लीलो LILO। इसका मतलब क्या होता है आपको बताता हूँ। ऑप्शन डी है लिफो मेमोरी। देखिए फीफो का मतलब फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउट, मतलब पहले इन करेगा और फर्स्ट आउट भी होगा। इसका मतलब फीफो का मतलब ये था फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउट। फ्लैश मेमोरी और इसका लास्ट इन लास्ट आउटपुट, मतलब लास्ट इन करेगा लास्ट आउट भी होगा। ऑप्शन डी है लास्ट इन करेगा मगर फर्स्ट आउटपुट करेगा, मतलब कि ये ऑप्शन डी। स्टैक जो होता है ना लास्ट इन करता है मगर फर्स्ट
आउट होता है, मतलब पहले निकल जाएगा मगर लास्ट में इंटर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, स्टेक का, ऑप्शन डी लिफो होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज देन दी, अगर टॉर्क मेरा डिक्रीज कर रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो पूछ रहा है इंडक्शन मोटर पर। देखिए ऑप्शन देखिए, स्पीड ऑफ द मोटर डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है स्पीड ऑफ द रोटर इंक्रीजेज, ऑप्शन सी है करंट ऑफ द रोटर डिक्रीजेज, ऑप्शन डी है पावर ऑफ द मोटर डिक्रीजेज। तो टॉर्क और स्पीड का रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताते हैं, टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन होता है इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए। ये कैसे आता है वो भी आपको बताते हैं। आप देखिए यहाँ पे टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीजेज, मेरा क्या है, टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर डिक्रीज, ये डिक्रीज कब करेगा, जब मेरा स्पीड इंक्रीज करेगा तभी होगा। तो ऑप्शन बी देखिए क्या है, स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज, मेरा स्पीड इंक्रीज करेगा तभी मेरा टॉर्क डिक्रीज होता है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला जानते हैं कि कहाँ से रिलेशन आया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है Ke2² R2, जनरल फॉर्मूला बताया R2² प्लस X2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वेशन का। इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर का फॉर्मूला होता है टॉर्क इक्वेशन का। यहाँ के क्या होता है, के होता है आपका 3/ωn, 3/ωn, ठीक है। यहाँ पुट कीजिएगा, के का वैल्यू कीजिएगा 3/ωn, और ωn क्या होता है 2πn होता है, ठीक है। डिनोमीटर में स्पीड आ गया, टॉर्क और स्पीड का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये आया फॉर्मूला, ये होता है। ये आपको फॉर्मूला नहीं पता है वो लिख लीजिए। आप देखिए स्टार्टिंग टॉर्क के लिए क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए यहाँ स्लिप इजगल टू 1, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप जहाँ जहाँ स्लिप है वहाँ 1 करिए, यहाँ पर एस होता है, सॉरी, तो यहाँ एस, जहाँ स्लिप 1 कर दीजिएगा तो स्टार्टिंग टॉर्क हो गया, और स्लिप अगर आ गया तो ये रनिंग टॉर्क हो गया। तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग टॉर्क का भी फॉर्मूला यहीं से डिटरमाइन होता है। तो आपको ये रिलेशन आना चाहिए, मैं डायरेक्ट ही लिख दिया, कहाँ से लिखे ये आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क इन्वर्सली एन कैसे आता है। चलिए इसका सही आंसर आपको बता दिया ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन बी, स्पीड ऑफ द रोटर इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रू। ऑप्शन ए देखिए आर्मेचर वाइंडिंग ओनली, ऑप्शन बी है आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी है फील्ड वाइंडिंग ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, कोई भी एक होना चाहिए। जो हमको डायरेक्शन इन्वर्सल मोटर रोटेट करना है, रिवर्स करना है, जब भी रिवर्सेबल आ जाए तो एक होना चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग को रिवर्स कीजिए या फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स करिए, दोनों को नहीं कर सकते हैं। और ठीक है, क्लियर हो गया, आइदर होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ देखिए ऑप्शन में दोनों दिया है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, यहाँ और दे दिया ना दोनों, एंड रहता तो ये गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर इज यूज इन मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, तो जितना भी होम अप्लायंसेस जो होता है यूनिवर्सल मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर हो गया, फिर होम क्लीनर हो गया, ड्राई क्लीनर हो गया, इस सब आपका यूनिवर्सल मोटर में हो जाता है, वैक्यूम क्लीनर जो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज़ नो टीथ और वाइंडिंग। कौन सा सिंगल फेज मोटर है जिसके पास रोटर का तीत नहीं होता और वाइंडिंग नहीं होता। ये आपको हिस्टेरिसिस मोटर में मिलेगा, कोई भी तीत नहीं होता, कोई भी वाइंडिंग नहीं होता। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, हिस्टेरिसिस मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत सारा। तो आने वाले एग्जाम में ध्यान से थोड़ा ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़िएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, For movement of inertia to be small in 2-phase servometer, the ratio of rotor diameter to its length should be. ऑप्शन ए स्मॉल, ऑप्शन बी इक्वल टू 1, ऑप्शन सी लार्ज, ऑल ऑफ द एबव। तो स्मॉल होता है, इसका सही आंसर है आपका ए, स्मॉल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, The synchronous motor connected to an infrared bus takes power at a lagging power factor. If its excitation is increased, then the option है देखिए power factor increases, load angle increases, थर्ड ऑप्शन है टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीजेस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर इंक्रीजेस, सही आंसर है पावर फैक्टर इंक्रीजेस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A synchronous motor connected to an infinite bus is working at a leading power factor. Its excitation, EMF and alternator terminal voltage Vt are related as। तो रिलेशन बताना है EF और Vt के बारे में। ऑप्शन है देखिए EF ग्रेटर देन Vt एंड EF लीड्स Vt। ऑप्शन बी देखिए EF लेस देन Vt एंड EF लैग्स Vt। ऑप्शन सी है EF ग्रेटर देन Vt एंड EF लैग्स Vt। ऑप्शन डी है EF ग्रेटर देन Vt एंड EF लीड्स Vt। तो इसमें सही आंसर आपको बताइए कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा EF ग्रेटर देन Vt एंड EF लैग्स Vt। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The starting current of a three-phase induction motor is equal to 3 times the full load current. If the full load slip is 2%, then the starting torque as the percentage of full load torque is। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए 18% ऑफ फुल लोड टॉर्क, ऑप्शन बी 6% ऑफ फुल लोड टॉर्क, ऑप्शन सी 36% ऑफ फुल लोड टॉर्क, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो सबसे पहले देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। द स्टार्टिंग करंट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इक्वल टू 3। तो आपका दिया है स्टार्टिंग करंट जो दिया हुआ आपका, यहाँ बताते हैं आपको अच्छे से। देखिए स्टार्टिंग करंट जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फुल लोड करंट। 3 टाइम्स फुल लोड करंट के बराबर दिया है। 3 टाइम्स फुल लोड करंट दिया हुआ। स्लिप दिया हुआ 2%। तो स्टार्टिंग टॉर्क पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क क्या होता है आपका, आई स्टार्टिंग व आई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू स्लिप, ये होता है फॉर्मूला। तो आई स्टार्टिंग व आई फुल लोड करंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9 आ गया। और 9 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा आपका 18। तो 18% ऑफ फुल लोड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट इसका लो आई स्टार्टिंग आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू एसएफ। ये किसके लिए यूज़ होता है, ये फॉर्मूला डीओल स्टार्टर के लिए होता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफ़र अगर डीओल कुछ भी नहीं बोला जाए तो ऑटोमेटिक आप डीओल स्टार्टर को ही लीजिएगा। तो ये फॉर्मूला है डीओल स्टार्टर का। स्टार्टिंग टॉर्क में फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू स्टार्टिंग करंट डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इंटू एसएफ। अगर यहीं पर स्टार डेल्टा का फॉर्मूला पूछ दिया जाए, अगर स्टार्टर बोल दिया जाए तो स्टार डेल्टा के लिए 1/, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। किसके लिए, स्टार डेल्टा के लिए। अगर यहाँ पर अगर ऑटो ट्रांसफार्मर बोल दिया जाए तो यहीं 1/3 के जगह में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है एक्स स्क्वायर, टैपिंग का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए, स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर डीओल स्टार्टर। तो क्वेश्चन यहाँ डीओल के लिए पूछा था। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 18% ऑफ फुल लोड करंट, ऑप्शन ए। तो किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको पूरा एनालिसिस करके बता दे रहा है। उसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहे हैं कि हो सके इस बार डीओल स्टार्टर पूछा तो पिछला बार हो सकता है अगले बार जो एग्जाम होने वाला है वो आप में पूछ दे ऑटो ट्रांसफार्मर या स्टार डेल्टा पूछ दे। तो आपको तीनों फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। The insulation of modern EHV and U अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन इज डिज़ाइन बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन देखिए कोरोना, सेकंड ऑप्शन है स्विचिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी है लाइटनिंग वोल्टेज, ऑप्शन डी है रेडियो इंटरफेरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज है ना, तो स्विचिंग वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ अल्ट्रा आ गया, ये अल्ट्रा के लिए हम लोग स्विचिंग वोल्टेज यूज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन अ सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज सर्किट एंड इन 3 फेज डेल्टा फुल वेव ब्रिज सर्किट व्हाट विल बी द रिपल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए both will be twice the line frequency, option A both will be 6 times the line frequency, option C twice the line frequency 6 times the line frequency, option D none of the above। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी twice the line frequency and 6 times the line frequency, ऑप्शन सी। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बोला गया, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2f होता है, ठीक है फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट विल बी द रिपल वोल्टेज, यहाँ दे सिंगल फेज के लिए पूछा गया। सिंगल फेज फुल वेव के लिए कितना हो जाता है, सिंगल फेज फुल वेव के लिए ये 2f हो जाएगा।
अब यहाँ पर इस सिंगल फेज का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ का 3 फेज के लिए पूछा, जहाँ जितना फेज होता है इससे मल्टीप्लाई हो जाए 3 × 2f। तो फेज कितना 3 है, अब सिंगल फेज के लिए 2f होता है, तो यहाँ 6f हो जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए इतना ही। अगर यही फुल वेव की जगह हाफ वेव रहता तो फ्रीक्वेंसी यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर रहता, तो f और सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए f हो जाएगा, और वही 3 फेज के लिए 3f हो जाता। और यहाँ फुल वेव पूछा, तो फुल वेव के लिए आपका सही आंसर ऑप्शन सी। तो आपको दोनों बता दिया, हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज और 3 फेज, फुल वेव रेक्टिफायर सिंगल फेज और 3 फेज, दोनों चारों यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज मस्ट हैव, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको बता दे रहे, फ्यूज मटेरियल जो होता है, के बाद दिमाग खराब हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द मटेरियल यूज फॉर फ्यूज मटेरियल हैव। ऑप्शन है देखिए, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड एनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो फ्यूज मटेरियल होता है, जो फ्यूज जो होता है, वो मटेरियल किसका बना हुआ, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होता है, दोनों लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लो होता है फ्यूज मटेरियल। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21, कंसीडर 3 ट्रांसफार्मर इन डेल्टा डेल्टा सप्लाइंग देयर रेटेड लोड। इफ वन ट्रांसफार्मर इज रिमूव देन ईच ऑफ द रिमेनिंग 2 ट्रांसफार्मर इज ओवरलोडेड। द ओवरलोड ऑन ईच ट्रांसफार्मर इज गिवन एज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1.732, ऑप्शन सी 1.232, ऑप्शन डी 1.872। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका √3 होता है, तो √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ऑप्शन बी। ये ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द मोस्ट फैमिलियर एप्लीकेशन ऑफ जिगजैग ट्रांसफार्मर इज। ऑप्शन ए कन्वर्टिंग सिंगल फेज टू 2 फेज। ऑप्शन है एज ग्राउंड रेफरेंस ऑन एन अनग्राउंडेड सिस्टम। ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग हार्मोनिक। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है आपका एज ग्राउंड रेफरेंस ऑन एन अनग्राउंडेड सिस्टम। जिगजैग जो होता है, जिगजैग ट्रांसफार्मर, ये ग्राउंड रेफरेंस से अनग्राउंडेड सिस्टम करते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, स्कॉट कनेक्शन, द स्कॉट कनेक्शन पूछ दिया, स्कॉट कनेक्शन द वोल्टेज अक्रॉस द टीजर लीड्स द मीन्स ऑफ। ऑप्शन ए 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो ये आपका लीड करता है किससे, टीजर लीड से 90 डिग्री, ऑप्शन बी। और स्कॉट कनेक्शन होता क्या, सिंगल फेज है 3 फेज, 3 फेज 2 फेज है 3 फेज, 3 फेज है 2 फेज होता है स्कॉट कनेक्शन। याद रखिएगा, स्कॉट कनेक्शन ये भी पूछ सकता है कि क्या, देखिए इस क्वेश्चन 2 फेज से 3 फेज और 3 फेज से 2 फेज होता है स्कॉट कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, स्कॉट कनेक्शन इज यूज फॉर दी कन्वर्सन। देखिए यहाँ अभी जस्ट इससे पहले बताया कि स्कॉट कनेक्शन होता है क्या, 2 फेज से 3 फेज और 3 फेज से 2 फेज होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ भी गया। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, सिंगल फेज टू 3 फेज, ये गलत है। सिंगल फेज टू 2 फेज, ये भी गलत है। 3 फेज टू 2 फेज होगा, और 2 फेज से 3 फेज भी रहता है, वो भी सही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 फेज से 2 फेज और 2 फेज टू 3 फेज, ये दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये अभी जितना भी क्वेश्चन है सब ट्रांसफार्मर का है। दी बुकोज रिले प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम। बुकोज रिले क्या प्रोटेक्ट करता है, ये आपको पता है, ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल फॉल्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी। ये भी ट्रांसफार्मर का है क्वेश्चन। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनल पावर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। फॉर अ कंज्यूमर व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर। कंज्यूमर के लिए कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर होता है वो आपको बताना है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर 0.85 से लेकर 0.95 लैगिंग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 0.85 से लेकर 0.95 लैगिंग। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंस इन अ लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर क्या हैपन होता है। लार्ज KVA रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट, ग्रेटर कंडक्टर साइज। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा रेड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जैसे पावर फैक्टर देखिए, पावर फैक्टर cos फाई। cos फाई क्या होता है, ट्राइंगल से देख लीजिए। ये किलोवाट होता है, ये फाई हो गया, यहाँ KVA होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा किलोवाट बाई KVA हो गया। अब यहाँ क्या पूछ रहा था आपका, लो पावर फैक्टर बोला गया ना, लो पावर फैक्टर। तो लो पावर फैक्टर कब होगा, जब KVA आपका हाई होगा तभी। तो ये हाई रहेगा, अगर KVA मेरा हाई रहेगा तभी तो पावर फैक्टर लो होगा। तो ऑप्शन ए तो आपको यहीं से दिख रहा है, लार्ज KVA रेटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। लार्ज KVA रेटिंग होगा तब मेरा लो पावर फैक्टर हो जाएगा। जैसे ही KVA मेरा बढ़ा तो ग्रेटर कंडक्टर साइज भी हो जाएगा। जब KVA बढ़ाएंगे तो कंडक्टर मटेरियल भी तो बढ़ेगा, तो कंडक्टर साइज भी ज़्यादा होगा। रिड्यूस हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सारा सही है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ अ 3-फेज लाइन। ऑप्शन ए देखिए, थ्री फेज एंड 3 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन बी है 3 फेज एंड 2 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी है 2 फेज एंड 1 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन डी है 1 फेज एंड 2 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए 3 फेज लाइन के लिए हमको 2 फेज तो चाहिए और 1 अर्थ फॉल्ट रिले आर रिक्वायर्ड। ऑप्शन सी। ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। फॉर अ 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन अ 50 किलोमीटर लॉन्ग पावर लाइन विल बी मॉडल्ड एज। ऑप्शन ए डाटा इनसफिशिएंट, ऑप्शन बी शॉर्ट लाइन, ऑप्शन सी मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन। तो ये आपका सॉल्व करके बताइए कौन सा सही आंसर है। ये पावर सिस्टम क्वेश्चन, ट्रांसमिशन वाला क्वेश्चन है। तो ये आपका बता देते हैं इसका कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ आपका 80 किलोमीटर से होना चाहिए और उसका वोल्टेज कितना होना चाहिए 20 kVA। आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आपको बता देते हैं कितना लेंथ बताएं 80 किलोमीटर, ठीक है। उससे कम होना चाहिए, लेस देन 80 किलोमीटर, लेस देन 80 किलोमीटर। और कितना वोल्टेज होना चाहिए 20 kV, 20 लेस देन 20 kV। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए देख लेते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर से 160 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 160 किलोमीटर। अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। और इसका 20 kVA से लेके 100 kVA वोल्टेज होना चाहिए, ये मीडियम के लिए हो गया। और अगर हाइट मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए हो जाएगा कितना 160 किलोमीटर से, मतलब 280 से ज़्यादा हो जाएगा, 160 से ज़्यादा किलोमीटर के लिए आपका यूज़ करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। और इसका 100 kVA से ज़्यादा होगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो आपका तीनों बता दिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें देखिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकालने के लिए एक और भी होता है FL मतलब अगर आपका ये वोल्टेज और आपका फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और अगर यह लेंथ नहीं दिया हुआ है तो आपका फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू एल, FL निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। FL अगर मतलब लॉन्ग ट्रांसमिशन अगर ज़्यादा आ रहा है लेंथ तो आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए देखिए, zero sequence reactance of a transformer is approximately equal to the negative sequence reactance. Option B is zero sequence reactance of a transformer is approximately equal to the positive sequence reactance. The zero sequence reactance is larger than the negative sequence reactance but the less than the positive sequence reactance in the transformer. Option D देखिए, the zero sequence reactance depend upon the connection and winding of the transformer. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ट्रू पूछा गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ऑप्शन डी
आपका सही है ऑप्शन डी। द जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंट डिपेंड अपॉन द कनेक्शन एंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, A long overhead transmission line is transmitted by its characteristic impedance. Under the operating condition, the ratio of the voltage to current at a different point along the line will be। तो इसका सही आंसर हो जाएगा remains the same at all point। जो लॉन्ग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है उस remains same all the point, जितना भी वोल्टेज उसको फ्लैट वोल्टेज लाइन भी बोला जाता है। remain all at same point, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दी ROC ऑफ द सिस्टम इज द, ये देखिए सिग्नल सिस्टम पूछा गया है, रेंज ऑफ कन्वर्जन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए रेंज इन विच द सिग्नल इज फ्री ऑफ नॉइस, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द जेट ट्रांसफार्मर एग्जिट, यही है आपका सही आंसर। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द जेट ट्रांसफार्मर एग्जिट करता है, इसी को तो हम लोग ROC बोलते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फीडबैक ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिए ये आप देख लीजिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 1 2 3 सारा सही आंसर है, 1 2 3 4, इसमें कोई भी गलत नहीं है, सारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम, देखिए यहाँ कंट्रोल सिस्टम है, क्लोज लूप system has higher dash than the open loop control system and this imply increased speed of response। तो ऑप्शन देखिए क्या है, गेन, ऑप्शन बी है स्पीड, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है बैंडविड्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैंडविड्थ। ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोलर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, पोलर प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, GS वैल्यू 10s+1 डिवाइडेड s+10 विल बी किस क्वाड्रेंट में होगा। तो वो आपको बताना किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। सही आंसर ए नंबर। तो पोलर प्लॉट निकाल सकते हैं ना, देखिए क्या है, देखिए यहाँ ट्रांसफर फंक्शन क्या है, 10s+1, यहाँ s+10, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखिए टाइप भी कितना है, टाइप यहाँ 0 होता है, यहाँ टाइप 0, यहाँ ऑर्डर 1। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। टाइप यहाँ 0 आ गया, ऑर्डर भी यहाँ 1 है। देखिए टाइप किसको बोलते हैं, टाइप यहाँ पर है, जो यहाँ पावर किसी का रहता है उसको टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पावर यहाँ 0 है, यहाँ टाइप 0 हो गया, यहाँ ऑर्डर देखिए ऊपर में 1 है, तो ऑर्डर भी 1 है। तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 का। If a signal is passed through an integrator, it does the amplitude of the noise signal। पहला enhances, सेकेंड ऑप्शन है फैक्टराइज, ऑप्शन स्टेबलाइज, ऑप्शन डी है रिड्यूसेस। तो आपका इंटीग्रेटर यूज़ करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस। सर्जन रीजन का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ऑल दी सिस्टम विच एग्जिबिट ओवरशूट इन ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स विल एग्जिबिट रेजोनेंट पीक इन ए फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। पहला अजैसन था, और रीज़न देखिए क्या है, लार्ज रेजोनेंस पीक इन द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कॉरस्पॉन्ड टू अ लार्ज ओवरशूट इन ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। तो सही आपको बताना कौन सा सही आंसर होगा, इसमें आपका बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये सब कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन है। सिमिलरिटी बिटवीन द फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड द जेट ट्रांसफॉर्म इज दैट। तो सिमिलरिटी क्या है इसमें, देखिए बोथ कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डोमेन टू डिस्क्रीट टाइम डोमेन, ये आपका सही आंसर है। दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड जेट ट्रांसफॉर्म दोनों फ्रीक्वेंसी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाउ मैनी एंड गेट आर रिक्वायर्ड फॉर अ 1 to 8 मल्टीप्लिकेशन। कितना एंड गेट यूज़ करेंगे, जितना मल्टीप्लिकेशन किसका, 1 to 8 के लिए, तो 1 to 8 के लिए 8 मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डिजिटल में यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो गया। डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय अ सैम्पलिंग रेट 100 सैंपल पर सेकेंड एंड द सैंपल इनपुट एक्शन इज एवरेज यूजिंग डिफरेंस इक्वेशन। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, स्टेप इनपुट मैक्सिमम इनपुट दिया हुआ है। तो आपका इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ट्रांजिशन का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर आपको बता दें 40 मिली सेकेंड है। सही आंसर है 40 मिली सेकेंड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू हार्मोनिक डिस्टोर्शन इन एम्पलीफायर? ऑप्शन ए है डिफेक्टिव एक्टिव डिवाइस, सेकेंड है नॉन लीनियरिटी इन एक्टिव डिवाइस, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ नॉइज, ऑप्शन डी है पॉजिटिव फीडबैक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन लीनियरिटी इन एक्टिव डिवाइस, बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए यहाँ पीटी कंट्रोलर डेरिवेटिव एक्शन प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग डैश ऑफ रेस्पॉन्स। ऑप्शन ए टाइम, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी वॉल्यूम, ऑप्शन डी स्पीड। तो पीटी कंट्रोल स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स। ये आपका कंट्रोल सिस्टम से है पीटी कंट्रोलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कास्केड फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन हाउ मेनी बिट्स शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट द FIR filter coefficient in order to avoid the quantization effect on filter coefficient? ऑप्शन ए है 28 to 40, ऑप्शन बी 5 to 10, ऑप्शन सी 20 to 24, ऑप्शन डी 12 to 14। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 to 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डेसिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सैम्पलिंग रेट इज। ऑप्शन ए रिड्यूस, ऑप्शन बी स्टेबल, ऑप्शन इनहेंस, ऑप्शन अनप्रिडिक्टेबल। डेसिमेशन रिड्यूस करता है, इंटरपोलेशन इंक्रीज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस करता है डेसिमेशन सैम्पलिंग रेट को। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। द एंटीना यूज फॉर सेंडिंग बैक सिग्नल टू द अर्थ इज। ये किससे आ गया? एंटीना किस में आ गया? आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम से आ गया है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए यगी एंटीना, ऑप्शन बी डाइपोल एंटीना, ऑप्शन सी चिकन मेस एंटीना, ऑप्शन डी हॉर्न एंटीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉर्न एंटीना। जो एंटीना यूज़ करते हैं ना, ये आपका हॉर्न एंटीना यूज़ करते हैं सेंडिंग बैक सिग्नल, क्या सेंडिंग बैक सिग्नल के लिए टू द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर एग्जिबिट इज डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम डिज़ाइन फॉर द स्टेबिलिटी पर्पज। पहला ऑप्शन देखिए IIR, ऑप्शन बी है FIR, ऑप्शन सी बोथ A and B, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर सही आंसर है आपका IIR। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये सब आपका क्वेश्चन कम्युनिकेशन से है। क्वेश्चन नंबर 47 द कमर्शियल FM रेडियो ब्रॉडकास्ट बैंड। तो FM रेडियो आप सुनते ही है 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ में सुनते हैं। FM सुनते हैं ना, कभी 20 से 80 हर्ट्ज़ नहीं पूछे। 92.2 FM सुनते हैं तो किस में आता है? ये आपका ऑप्शन सी में आता है FM रेडियो। इसका सही आंसर है आपका रेडियो सुनने का फ़ायदा। 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ से मिल गया 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 इन FIR design which among the following parameter is are separately controlled by the using Kaiser window? ऑप्शन है order of filter M, सेकेंड ऑप्शन है transition width of main block, ऑप्शन सी है both A and B, ऑप्शन डी है none of the above। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी both A and B। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। FIR फिल्टर, FIR फिल्टर क्या होता है? नॉन रिक्रेसिव होता है, यूज फीडबैक, ऑप्शन सी है आर रिक्रेसिव, ऑप्शन डी है डू नॉट अडॉप्ट एनी फीडबैक। सिलेक्ट दी करें कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना। तो ये आपका होता है नॉन रिक्रेसिव तो होता ही है। FIR जो फिल्टर है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये क्या होता है? एक नॉन रिक्रेसिव होता है और आपका डू नॉट अडॉप्ट एनी फीडबैक, कोई भी फीडबैक इसमें अडॉप्ट नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 4 ऑप्शन सी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन इन DSP which among the following maintains the track of addresses of input data as well as the coefficient stored in data and program memory? पहला ऑप्शन देखिए क्या है? प्रोग्राम सीक्वेंस, सेकेंड ऑप्शन है बैरल शिफ्टर, ऑप्शन सी है मैक, ऑप्शन डी है डाटा एड्रेसिंग जनरेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा एड्रेसिंग रजिस्टर आपका सही आंसर है। हम लोग 50 क्वेश्चन का अच्छी तरह से एनालिसिस करके देख लिए हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कमेंट, कोई भी किसी से रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।